2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं आज नया चैप्टर, नया टॉपिक, नए साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पहले जो चैप्टर था उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट बता रखा था पार्टनरशिप के बारे में, जिसमें क्या था, पार्टनर्स होते क्या हैं, फर्म किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे चार्ज किया जाता है, सैलरी देना, कमीशन देना, लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखी थी उसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। फिर और क्या देखा था फर्स्ट चैप्टर में, हमने देखा था इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के मेथड, यानी कि कौन कौन से मेथड थे। एवरेज मेथड देखा था, प्रोडक्ट मेथड देखा था, सिंपल मेथड देखा था। एवरेज को भी हमने दो तरीके से देखा था कि मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन हम एडिशनल भी करके देख लेते। अगर हर दो महीने का अगर डिफरेंस हो, पर 6 मंथ का अगर डिफरेंस हो तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर 4 मंथ का डिफरेंस हो तो भी कैसे करेंगे, वो भी हमने देख चुके हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था गारंटी, और गारंटी से पहले पढ़ना था हमने बंद हुए साझेदारी जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर समायोजन है, एडजस्टमेंट, यानी कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद पता चला कि जो एडजस्टमेंट करने बाकी हैं उन एडजस्टमेंट को कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए भी हमने देखा था एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना के और एक सिंगल एंट्री बना करके एडजस्टमेंट की दिखा था। उसके लिए भी हमने क्या बनाया था, एनालिटिकल टेबल बनाया था, शॉर्टकट मेथड। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर लमसम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर, जिसमें आ रहा है नए साझेदार का प्रवेश। तो नए साझेदार का प्रवेश होता क्या है। तो नए साझेदार का प्रवेश से पहले हमें देखना होगा कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, पुनर्गठन का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, क्या करना, रिकंस्ट्रक्ट करना। तो रिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर एक साझेदारी फर्म पहले से चली हुई आ रही है, अगर उसके अंदर कोई नया साझेदार फर्म के अंदर आएगा तो पार्टनरशिप क्या होगी, पूरी चेंज होगी, क्योंकि रेशो भी चेंज होंगे, उनकी कैपिटल चेंज हो जाएगी, क्योंकि नया आएगा तो कुछ पैसा लाएगा, तो कैपिटल चेंज हो जाएगी। या फिर होता है फर्म के जो पहले का एग्रीमेंट है उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से भी रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। या फिर किस वजह से होता है, अगर मान लो पहले से 2-3 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक की डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाता है या कोई चला जाता है या निकाल दिया जाता है, तब भी पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट होगी, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, या फिर लाभ हानि अनुपात जो हैं उनके, उनमें भी अगर चेंजेस कर दें तब भी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है वापस नया बनना, पुनर्गठन, यानी कि उनके पहले के अनुपातों में चेंजेस हो जाना, या कोई पार्टनर आता है या चला जाता है, इस वजह से क्या किया जाता है, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो एक रिकंस्ट्रक्शन में ये होता है कि अब जो हम पढ़ रहे हैं कि नए साझेदार का प्रवेश, एक साझेदार जब फर्म के अंदर आएगा तो क्या पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होगा या नहीं होगा, होगा। वेरी गुड, होगा। क्यों होगा, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो पैसा लाएगा और रेशो भी लेगा, तो इसका मतलब नए पार्टनर्स के आने पर फर्म का पुनर्गठन होगा। तो अब देखते हैं कि नए साझेदार का प्रवेश क्यों कराया जाता है फर्म के अंदर, यानी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्यों किया जाता है। तो क्या होता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम अपना कौन सा चल रहा है, 1932। उसके अनुसार क्या होता है कि एक सदस्य, एक व्यक्ति को सदस्य बनाते हैं अपन, क्या किस लिए सदस्य बनाते हैं, उसको मालिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मालिक, यानी ओनर बनाने के लिए उसको फर्म के अंदर एंट्रेंस दिया जाता है, यानी प्रवेश दिया जाता है। और वो मालिक बनेगा तो मालिक आएगा तो साथ में कुछ न कुछ लाएगा। क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा, धन लाएगा, पैसा लाएगा, तो उसको कैपिटल बोलते हैं। फिर क्या होता है कि जब एक व्यक्ति फर्म के अंदर आता है तब क्या लाता है, पूंजी लाता है, यानी कैपिटल लाता है। और साथ में क्या होता है कि वो एक मालिक के हक से बिजनेस के अंदर आता है, लेकिन उसके दायित्व या जिम्मेदारियाँ कहाँ से शुरू होती है, जिस दिन वो एडमिशन लेता है तब से उसकी जिम्मेदारियाँ शुरू होती है। लेकिन अगर जब वो एडमिशन लेता है, अगर उससे पहले फर्म के कोई दायित्व हैं या लाभ है या जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो उसमें उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर फर्म के पुरानी हानियां हैं या पुराने लाभ है या पुराने दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो वो सब का भार किस पे रहेगा, पुराने साझेदारों पे रहेगा, नए साझेदार पर नहीं रहेगा। और नए साझेदार पर कब से रहना शुरू हो जाएगा, जब वो एडमिशन लेता है उस तारीख से उसके नए लाभ, नई हानियाँ सब कुछ कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से एक नए साझेदार का प्रवेश कराया जाता है। अब देखते हैं पार्टनरशिप फर्म में कि नए साझेदार को अधिकार, नए साझेदार जो फर्म में आता है उसको कितने तरह के राइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं उसको 2 तरह के राइट्स मिलते हैं। कितने तरह के मिलते हैं, 2 तरह के। एक होता है संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए अधिकार, संपत्ति को हम क्या बोलते हैं, असर्ट्स। तो असर्ट्स में जो उसको पार्ट मिलेगा उसका एक अधिकार रहेगा। और दूसरा होता है फर्म के भावी लाभों में, किसमें, भावी लाभों में, यानी कि जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स हैं
उसमें उसका पार्ट रहेगा। एक नया साझेदार जब फर्म में आता है तो उसको दो तरह के अधिकार मिलते हैं, दो तरह के राइट्स मिलते हैं। पहला मिलता है संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि जितनी भी फर्म की एसेट्स होगी उन सब में उसका हिस्सा रहेगा। और दूसरा भावी लाभों का मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर में अब जो नेक्स्ट प्रॉफिट होंगे, पहले के प्रॉफिट में तो पहले वाले पार्टनर्स का रहेगा, लेकिन नए जो पार्टनर्स आएंगे, नए अब जो प्रॉफिट्स आएंगे तो वहाँ से जो रहेगा उसका हिस्सा पार्ट रहेगा, यानी रेशो रहेगा। ठीक है, तो अब ये देखना है कि अगर संपत्तियों में और भावी लाभों में क्या ऐसे ही उसको हिस्सा दे दिया जाएगा? नहीं, उससे कुछ ना कुछ तो लिया जाएगा इसके बदले। तो इसका मतलब अगर संपत्तियों में उसको हिस्सा देना है तो उससे क्या लिया जाता है? पूंजी, यानी कैपिटल। तो ध्यान रखना, नए साझेदार को संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए क्या चीज़ ली जाती है? कैपिटल ली जाती है। और भावी लाभों के लिए, भावी लाभों का मतलब फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए। और फ्यूचर प्रॉफिट कब होगा? कि जब पुराने साझेदार एग्री करेंगे, हाँ भाई हम आपको प्रॉफिट देंगे, तो ही नए वाले पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, वरना प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं। तो क्या होगा कि जो पहले वाले पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेंगे अपना प्रॉफिट, किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। तो नए पार्टनर से कुछ ना कुछ लेंगे, तो क्या लेंगे? गुडविल अमाउंट, यानी ख्याति, जिसको हम प्रीमियम भी बोलते हैं। कौन सा अमाउंट लेंगे? गुडविल, जिसे प्रीमियम भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं ख्याति। तो ख्याति की राशि जो ली जाती है वो लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, और संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी। तो समझ में आ गया? नए साझेदार के कितने अधिकार हैं? 2 अधिकार है, संपत्तियों में हिस्सा यानी एसेट्स में पार्टिसिपेट होने के लिए, और दूसरा भावी लाभों यानी फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ लाएगा। क्या लाएगा? संपत्तियों के लिए क्या लाएगा? कैपिटल, और लाभों के लिए प्रीमियम, गुडविल या ख्याति। ठीक है, अब देखते हैं कि नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजन कौन कौन से होंगे, यानी कि मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि नए पार्टनर के एडमिशन पे कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं। तो सबसे पहले चेंजेस होते हैं उनके लाभ हानि अनुपात में, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके परिवर्तन होगा। भाई जैसे 2 पार्टनर हैं, अगर मान लो 50-50 में पार्टनर थे, यानी कि इक्वल में पार्टनर थे, तीसरा है उसको भी इक्वल में डाल दिया है, तो क्या अभी भी 50-50 मिलेगा सबको? नहीं, अब वो हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3, यानी कि 33.33% हो जाएगा उनका प्रॉफिट। ठीक है, तो एक नए लाभ हानि अनुपात में चेंजेस हो गया। फिर दूसरा होता है त्याग अनुपात, यानी सेक्रीफाइस रेशियो में परिवर्तन। यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो न्यू पार्टनर के लिए अपना पार्ट सेक्रीफाइस करते हैं। कौन सा पार्ट? प्रॉफिट का पार्ट। ठीक है, तो त्याग अनुपात आएंगे। एक नए साझेदार के प्रवेश पर क्या चेंजेस होंगे? त्याग अनुपात बदल जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि फर्म के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। गुडविल का वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि फर्म अभी तक की गुडविल क्या आ रही है उसका वैल्यूएशन किया जाता है नए पार्टनर्स के आते टाइम। फिर उसके बाद देखा जाता है कि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, यानी असेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है। उससे क्या होगा? जिस समय आपने मान लो बिल्डिंग खरीदी थी 1 लाख रुपए की, लेकिन आज के टाइम में वो 1 लाख नहीं होगी, उस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है। लेकिन आपने लैंड खरीदी थी, ज़मीन खरीदी थी, आज उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, यानी अप्रिशिएट हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि सारी संपत्ति और जितने भी दायित्व हैं, क्योंकि जब फर्म शुरू की होगी उस समय वो दायित्व और संपत्ति आज अगर 1 साल 2 साल बाद अगर देखा जाए तो वो वैल्यूएशन नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव ज़रूर होता है। तो इसका मतलब संपत्ति और दायित्व के मूल्यांकन में भी चेंजेस होते हैं। फिर देखा जाता है कि रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नए पार्टनर के आते समय पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर फर्म के अंदर कोई रिजर्व पड़े हुए हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े हुए हैं, यानी अवितरित लाभ पड़े हुए हैं, वो किस में बांट दिए जाएंगे? पुराने साझेदारों में बांट दिए जाएंगे, क्योंकि नए साझेदार को तो उसमें कोई रोल है ही नहीं। और लास्ट आता है पूंजी का समायोजन। ये भी देखा जाता है कि पूंजी का समायोजन किस बेस पे रखा जाएगा, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो उसका पूंजी का समायोजन हम नए साझेदार की पूंजी के हिसाब से रखेंगे या पुराने साझेदारों के हिसाब से रखेंगे। फर्म में 2 तरह की कंडीशन होगी आपके पास। क्या कंडीशन होगी? या तो आप अपनी जो नई पूंजी नया साझेदार आ रहा है उसको क्या कहेंगे, या तो आप पुराने साझेदारों के हिसाब से पूंजी लाओ, या फिर नए साझेदार के हिसाब से पुराने साझेदार अपनी पूंजी का एडजस्टमेंट यानी कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये थे हमारे एडजस्टमेंट, मेन एडजस्टमेंट जो एक नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम में हम करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यू टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बोलते हैं नया लाभ हानि अनुपात, और सेक्रीफाइसिंग को बोलते हैं त्याग अनुपात।
तो इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसको हम NPSR के नाम से भी जानते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है कि जब एक पार्टनर फर्म के अंदर आता है तब क्या होता है कि पुराने साझेदारों का अनुपात भी चेंज हो जाता है। तो नए साझेदार सहित सभी पुराने साझेदारों का जो अनुपात होता है उसे ही नया लाभ हानि अनुपात कहते हैं, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं। यानी कि नया साझेदार फर्म में आता है, पुराने साझेदारों का भी रेशो चेंज हो जाता है, तो चेंज हुए सारे रेशो जो हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसमें क्या होता है कि जब एक साझेदार फर्म के अंदर आता है तो पुराने साझेदार क्या करेंगे? अपना पार्ट सेक्रीफाइस करेंगे, किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। तो नया साझेदार क्या करता है? सबसे कुछ न कुछ पार्ट्स लेगा, तो उसका हिस्सा बढ़ जाएगा और पुराने वाले साझेदारों का हिस्सा कम हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि फिर नए सिरे से देखा जाता है कि इन सब के अब नए रेशो क्या रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा आता है सेक्रीफाइसिंग रेशो, यानी कि जिसे हम SR रेशो भी बोलते, एस रेशो भी बोलते हैं, यानी कि SR बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि नए साझेदार जब फर्म के अंदर आता है तो पुराने साझेदार अपने में से जो पार्ट सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, तो उसी अनुपात को क्या बोलते हैं? त्याग अनुपात, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो नए अनुपात क्या हो जाएंगे कि नए साझेदार सहित सभी साझेदारों का जो रेशो होगा वो नया रेशो हो जाएगा। और सेक्रीफाइसिंग जो रेशो होता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, किसके लिए? न्यू पार्टनर के लिए। तो न्यू NPSR यानी सबके लिए हो जाएगा, लेकिन SR रेशो जो होगा वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए रहेगा। न्यू पार्टनर कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नया पार्टनर आता है वो तो गेन करता है, उसको तो मिलता है, लेकिन सेक्रीफाइस कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर। तो ध्यान रखना है कि फर्म के अंदर अगर ओल्ड पार्टनर जो है वो हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं और नया जो आता है वो हमेशा गेन करता है। लेकिन नया रेशो जो बनेगा वो सबका बनेगा और ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइस रेशो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का बना रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशन जिससे समझ में आ जाएगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो इसको कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला ये है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्या होता है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोले तो आपको ये दो चीज़ें क्वेश्चन के अंदर दी होगी। कौन कौन सी? ओल्ड रेशो यानी कि पुराना अनुपात दिया होगा साझेदारों का, और सेक्रीफाइसिंग रेशो दिया होगा। सपोज किसी साझेदार को 10 रुपीज़ मिल रहे थे, उसमें से कह रहे हैं कि वो 2 रुपये सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर के लिए, तो उसका नया रेशो क्या हो जाएगा? तो 10 में से 2 माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब 8 रुपये उसके जो रह जाएंगे वो 8 रुपये क्या कहलाएंगे? उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और दूसरी चीज़ आती है हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो, यानी कि त्याग कितना किया। तो त्याग करने के लिए क्या होता है? हमेशा पुराना अनुपात हमेशा बड़ा होता है। भाई पहले ज़्यादा मिलते थे और अब नए उसको कम मिलेंगे, तो कितना त्याग किया? तो उसका होता है कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पुराना अनुपात हमेशा बड़ा होता है और नया अनुपात हमेशा छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले अगर 10 रुपये मिलते थे, अगर 2 रुपये उसने सेक्रीफाइस कर दिए तो नया रेशो 8, 10 से बड़ा होगा या 10 से छोटा होगा? छोटा ही होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ओल्ड रेशो सपोज आपके कितने हैं? पहले भी 10 थे, अभी भी 10 है, और न्यू रेशो आपको अभी कितना निकाला हमने? 8 रुपये। अगर 10 में से 8 माइनस कर देते, यानी पहले 10 हिस्सा था इसका, अब 8वां हिस्सा ही है, तो इसका मतलब कितना भाग उसने सेक्रीफाइस कर दिया? 2। तो इसका मतलब जो 2 आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो एक चीज़ पता चल रही है कि ओल्ड रेशो हमेशा बड़ा होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का क्या है कि ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दो तो सेक्रीफाइसिंग आ जाता है। न्यू रेशो निकालना हो तो क्या करते हैं? ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइसिंग माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? न्यू रेशो आ जाएगा। अगर न्यू रेशो फाइंड करना हो तो क्या करते हैं? न्यू रेशो फाइंड करना हो, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो तो न्यू रेशो आ जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, है ना। आपको समझ में आ गया कि ओल्ड रेशो क्या होता है, न्यू रेशो क्या होता है और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है। और एक चीज़ होती है कभी कभी गेनिंग रेशो। गेनिंग में क्या होता है कि होते पुराने पार्टनर्स ही हैं। अब पुराना पार्टनर्स मान लो सेक्रीफाइस करता है, 2 पार्टनर्स हैं पुराने, एक सेक्रीफाइस करता है 3 रुपये का। कितना सेक्रीफाइस करता है? 3 रुपये का। लेकिन नया जो साझेदार आता है उसको सिर्फ 2 रुपये ही मिलते हैं। कितने रुपये मिलते हैं? तो वो 1 रुपया किसको मिल जाएगा? उसके साथ वाले पार्टनर्स को। सपोज ए और बी 2 पार्टनर हैं, ए ने 3 रुपये सेक्रीफाइस किए। कितने किए? 3 रुपये। और सी को कितने मिले हैं? सिर्फ 2 रुपये। तो 1 रुपया किसको मिल गया? बी को मिल गया, है ना। इसने सेक्रीफाइस तो 3 रुपये किए हैं और 1 रुपया इसको मिल गया और 2 रुपये इसको मिल गए। तो इस तरह से ये जो बी हो गया ना, वो बी गेनर हो गया। क्या हो गया? तो गेनिंग रेशो उसका निकालते हैं।
तो गेनिंग का मतलब क्या हुआ, लाभ प्राप्त करने वाला या फायदे वाला अनुपात। तो इस तरह से अपने पास नया अनुपात होगा, पुराना अनुपात होगा, त्याग अनुपात होगा और लाभ अनुपात होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से 4 रेशियो हमारे होंगे। अब देखते हैं इलिस्ट्रेशन को जिनके थ्रू अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।